मोस्ट वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच कुछ नए पॉइंट्स को लेके। ये जो सिलसिला चल रहा है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसमें आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में, जिसको गॉस थ्योरम कहते हैं। आप गॉस थ्योरम के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, किसी क्लोज सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो ये क्रम चल रहा है इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस का, तो स्टूडेंट डेरिवेशंस कराने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा। पहले हम पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बनते हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखिए लिखा है कि पहला क्वेश्चन की स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, इसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टूडेंट लगातार पूछे गए हैं 10th, 11, 14, 17, 18, 19, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन आगे दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाए तो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। स्टूडेंट, जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है कि स्थिर वैद्युत में गॉस के प्रमेय क्या है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेकंड वाला, यही गॉस का प्रमेय होता है। क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ से लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। तो इतना लिखेंगे तो आप गॉस थ्योरम का स्टेट जो होता है, मतलब जो प्रमेय है, उसको प्रूफ कर लिख चुके हैं। अब बाकी प्रूफ करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। फिर इसी क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, दोबारा पूछा गया है कि गॉस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। ये 14, 15, 18 ऐसे मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को पूछा गया है कई सालों में दोहरा के। फिर लिखा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम गॉस के नियम को समझेंगे जो कि पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। अब हम यहाँ पे इसके डेरिवेशंस पार्ट को देखेंगे। तो वेरी इजी। तो गॉस ने क्या बताया था, गॉस थ्योरम जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्होंने कहा था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, जिसको स्टूडेंट हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, कोई क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस के किसी भी एरिया, स्मॉल एरिया द्वारा अगर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस Q चार्ज, तो किसी स्मॉल एरिया द्वारा जो फ्लक्स होता है स्टूडेंट, वो फ्लक्स इस पर उपस्थित कुल आवेश का यानी Q का 1/ε गुना होगा। ये गॉस थ्योरी है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, ये कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अगर इस पूरे सरफेस पे, पूरे गॉसियन सरफेस पे अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, उस फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो Q/ε होगी। इसी को प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसका एंगल यहाँ से एंगल, सॉलिड एंगल जो बनेगा वो स्टूडेंट मैंने मान लिया d × ω। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सॉलिड एंगल है जो सेंटर, अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा क्षेत्रफल का, तो उसको हम dA से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसको हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट इस डायरेक्शन वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो वेक्टर dA होगा वो ये हो जाएगा dA cos थीटा। तो हम एंगल के लिए dA cos थीटा ही यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। हमको प्रूफ करना है कि कुल फ्लक्स जो होगा वो Q/ε गुना होता है। वेरी सिंपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, फिगर में जो आपने यूज किया है कि अगर r रेडियस का कोई गॉसियन सरफेस है और स्मॉलर एरिया जो इसका है वो dA है, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है n कैप है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा dA cos थीटा। अब हम यूज करेंगे फ्लक्स के फार्मूले को। तो फ्लक्स का फार्मूला स्टूडेंट, स्मॉलर क्वांटिटी, इस छोटे से क्षेत्र के लिए जो फ्लक्स होता है d फाई इक्वल टू ये होता है E × A।
अर्थात हम छोटे से एरिया के लिए लेंगे तो ई इंटू डी ए लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो ये डॉट प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे, यानी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। ये बेसिक फार्मूला है जिसका मैंने वीडियो पहले से ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई वेक्टर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो डी ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कि ई की वैल्यू कितनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट, और हम फाइंड करेंगे ई की वैल्यू। तो ई इक्वल टू एक क्लोज सरफेस के लिए ई के लिए हम फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, तो वैद्युत क्षेत्र है ये क्लोज्ड सरफेस के कारण। इस प्लस चार्ज के कारण सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम फाइंड कर चुके हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, 2 की वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब वैल्यू को रखते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है। हम अगर फिगर से समझें, फिगर से, तो ये जो डी फाई है, तो डी फाई की डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है, यानी कोण होता है, एंगल, वो एंगल जो होता है वो एरियल वेक्टर, यानी एरियल वेक्टर मतलब डी वेक्टर डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यानी ये एंगुलर जो सॉलिड एंगल बनता है, स्मॉलर सॉलिड एंगल, इसके लिए फार्मूला है एरियल वेक्टर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में स्टूडेंट घन कोण भी कहते हैं। तो घन कोण, क्षेत्रफल का घन कोण जो क्षेत्रफल बनाएगा वो हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इस वेक्टर को नॉर्मल रूप से लिखें, वेक्टर डी वेक्टर ए इक्वल टू डी ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, और इस वैल्यू को ले चल के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम 3, इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पर हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं डी इंटू डी ओमेगा, यानी स्मॉलर क्वांटिटी। ओके, अब दो हमको पूरे सरफेस के लिए निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। तो इंटीग्रेटिंग इन दिस इक्वेशन, हम दोनों पक्ष में समाकलन का चिन्ह प्रयोग करेंगे, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। जो पार्ट कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो छोटे छोटे पार्ट को अगर हम फ्लक्स को निकालें तो टोटल फ्लक्स फाइंड होगा, जिसको हम टोटल फ्लक्स को स्टूडेंट फाई ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू जो पार्ट कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो रिमेनिंग पार्ट है डी ओमेगा उसको लिख लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ वैल्यू यूज कर लेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको मैं बता दूं कि अगर पूरा एंगल घूमेंगे, हम इसमें पूरा एंगल घूमेंगे तो जो सॉलिड एंगल बनता है वो होता है 4 पाई, और सॉलिड एंगल के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे 4 इंटू पाई का, और हम कैंसिल कर लेंगे जो पार्ट बचे हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू बचेगा स्टूडेंट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी गॉस थ्योरी है जिसको हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस ने बताया था किसी क्लोज सरफेस से लिए, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो किसी गॉसियन सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हैं, डिराइवेशन कर सकते हैं, और इसके स्टेटमेंट को आप मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया था उसमें उसका स्टेटमेंट ही उस गॉस थ्योरी का दे दिया गया था, तो उसको लिख सकते हैं, और बाकी डिराइवेशंस आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।